हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, या इसको हम एडेड जूनियर हाई स्कूल की भी प्रिपरेशन कह सकते हैं। तो इसका हम लोग ने पहले यूपी टेट के प्रीवियस पेपर हम लोग ने किए थे, तो उसमें हमने साइंस ईवीएस मैथ्स के कर चुके हैं। अब हम लोग सोशल स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक सेट दिया जा चुका है और 2019 का अब हम 18 आज करने जा रहे हैं, 6 to 8 सोशल स्टडीज़। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इसमें आपके जो पेडागोजी पोर्शन है वो भी ले लिया गया है, क्योंकि पेडागोजी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़, ठीक है, यानी कि जो फिज़िकल एजुकेशन दी जाती है बच्चों को आजकल, ठीक है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंटल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही ऑप्शन ये है फर्स्ट, कि इसमें मेंटल इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन पे ज़ोर दिया जा रहा है, उसका मोटिव यही है कि मेंटली भी डेवलपमेंट हो सके, सिर्फ हम पढ़ाई ना करके हर तरह से इसको डेवलप कर सके। तो मेंटल डेवलपमेंट इसका राइट ऑप्शन है। सेकेंड हुआ फिज़िकल डेवलपमेंट, तो ये भी सही है कि जब फिज़िकली बॉडी को एजुकेट किया जाएगा तो वो भी डेवलप हो जाएगी। फिर थर्ड है साइकोलॉजिकल, देखिए सब आपस में कनेक्टेड है। मेंटल, अगर हम मेंटल हेल्दी होंगे मेंटली उस पर, तो फिज़िकली भी होंगे। फिज़िकल और मेंटल सब आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का होगा, तो इसलिए हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव मेंटल, फिज़िकल या साइकोलॉजिकल नहीं, इन तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है, इससे उस बच्चे का पूरा हर तरह का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच प्लेयर इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन। बैडमिंटन से कौन सा प्लेयर रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन है पीवी सिंधु। ठीक है, जो पीवी सिंधु हैं ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। अब बात कर लेते हैं कि दीपा, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है दीपा कर्माकर, ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रिलेटेड है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से। पीवी सिंधु रिलेटेड है बैडमिंटन से। सानिया मिर्ज़ा आप लोगों को पता है किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस। और जो दूती चंद हैं ये रिलेटेड है एथलेटिक्स, ये एक एथलीट हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हुआ वो ये हुआ पीवी सिंधु। दीपा करवाकर किससे रिलेटेड है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, सानिया मिर्ज़ा टेनिस से, और दूती चंद रिलेटेड है एथलीट से। ठीक है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है ये। तो मेरा क्वेश्चन 2 का यहाँ पे राइट ऑप्शन मिला पीवी सिंधु। क्वेश्चन थर्ड, पल्सेस की बात की गई है कि पल्सेस आर वेरी रिच इन। पल्सेस में क्या ज़्यादा होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स या मिनरल्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन। पल्सेस में हमेशा क्या ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम चलिए आगे हम इसकी बात कर लेते हैं कि फैट हमें किस में मिलेगा, आप सबको पता है बटर में मिलेगा। ये चिकनी चीज़ें जो भी हैं उसमें हमें क्या मिलेगा, फ़ैट मिलेगा। ऑयल हो गया, बटर हो गया, ठीक है। एग में भी हमें प्रोटीन भी मिलता है और फैट भी मिलता है। वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो इसके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रिच सोर्स इसके रहते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट ऑप्शन हुआ प्रोटीन। क्वेश्चन 4, इफ़ेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एलएसडी। एलएसडी क्या चीज़ होती है, ये एक ड्रग है, इसका नाम होता है लोकल सीडेटिव ड्रग। ठीक है, ये एक तरह की अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो नींद से रिलेटेड होती है, कि नींद लेने के लिए ली जाती है। तो इससे क्या कॉज हो जाता है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कैंसर इससे हो जाता है, किडनी डिसीज़ हो जाती है। तो ये तीनों आपके गलत ऑप्शंस थे। आपका राइट ऑप्शन है हेलुसिनेशन। क्या हो जाता है, लोकल सीडेटिव ड्रग लेने से ये हो जाता है कि हेलुसिनेशन हो जाता है, कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, कि जैसे यहाँ पे एक्चुअल में वो नहीं होती लेकिन हमें लगता है कि ये यहाँ पर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4, हेलुसिनेशन। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजेज इज़, एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या हैं, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑप्शन है एजाइलनेस। एजाइलनेस क्या होती है, फुर्ती रहती है, एक्टिव रहते हैं हम, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं इंक्रीज़ इन ब्लड सर्कुलेशन।
एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर जाता है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन एपेटाइट, हमें भूख लगने लगती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एजाइलनेस भी है, इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन भी है और इंक्रीज इन एपेटाइट यानी कि भूख भी बढ़ जाती है हमारी। तो ये सारे ऑप्शन राइट हैं। तो क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पाई डायग्राम, व्हाट इज़ पाई डायग्राम यूजफुल फॉर। जो पाई डायग्राम हम बनाते हैं तो उसका क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। ऐसे करके हम चार्ट बनाते हैं पाई, तो उसमें हम बताते हैं कि क्या चीज़ है, या जैसे फैमिली से रिलेटेड है तो, या बजट के फॉर्म में अगर आप देखें तो हम क्या है कि हमारे कुछ जो हमारा मनी है वो फ़ीस के फॉर्म में निकल जाता है, कुछ मनी हमारे घर के खाने के लिए निकल जाता है। इस तरह से हम पाई चार्ट किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। तो एक तरह का ये डेटा होता है। तो ऑप्शन में दिया कि किस ऑप्शन हमारा देखते हैं सही है। शोइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट इन रिलेशन टू होल, फिर सेकेंड है शोइंग अ पैटर्न। तो सिर्फ पैटर्न तो नहीं होता, कंपेयरिंग डिफरेंट अमाउंट्स, बिल्कुल हम इसके थ्रू ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा मनी, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमारा मनी है, घर का हमारा खर्चा है, तो वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, कितना फूड में जा रहा है, कितना हमारा फीस में जा रहा है, कितना हमारा व्हीकल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम कंपेयर कर पाते हैं कि हमारा अमाउंट किस चीज़ में ज़्यादा, किस चीज़ में कम लग रहा है, या कितनी मेडिसिन हम ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे है कंपेयरिंग डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 3। क्वेश्चन 7, इन सोशल साइंस द रिसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म एम्फेसाइज ऑन, ठीक है, ये किस पे एम्फेसाइज करता है एनसीएफ आपका, ठीक है। रिसेंटली फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट वाइल टेस्टिंग, टेस्ट परफॉर्मेंस, ओपन बुक्स एग्जाम्स या कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस असेसमेंट पे ये एम्फेसाइज यानी कि जोर देता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूस असेसमेंट को लेना, ठीक है, कि अगर सपोज़ बच्चे की ग्रोथ है, अगर हम ईयरली चेक करें तो अगर हम कॉन्टिन्यूस, सपोज़ एक एग्ज़ाम में वो बीमार पड़ गया तो दूसरा एग्ज़ाम में वो अच्छा कर पाएगा, ठीक है, अचीव कर पाएगा। तो एक पहले क्या होता था, सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स होते थे, हाफ ईयरली और एनुअल। तो इस तरह से बच्चे का असेसमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता था कि सपोज़ वो हाफ ईयरली के टाइम पे भी बीमार है, कुछ उसको प्रॉब्लम है, या वो एनुअल्स के टाइम पे भी उसको कुछ इशू हो गया, तो बच्चे का टोटल नहीं देख पाते थे हम कि किस तरह इसका हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बच्चे की। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस असेसमेंट करते हैं, बार बार हम उसको लेते हैं मंथ में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का टोटल क्या ऐसे ग्रोथ हो रही है, क्या अचीवमेंट्स उसके अंदर हैं, या क्या कमी रह रही है। तो जो एनसीएफ का ने ये रिसेंटली किया है वो इसी चीज़ पे, यानी कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट पे उन्होंने जोर दिया है कि इसको कंटिन्यू करें और इसको लेते रहें, ताकि हमें प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ और अचीवमेंट्स पता चलते रहें। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट इसका राइट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन 8, एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग, जो सोशल स्टडी पढ़ाई जाती है उसका मेन एम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है बिकमिंग अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब कहने का यहाँ पे गुड सिटीजन बनाने के लिए। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल स्टडी से हमें सोशल जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी के बारे में पता चलता है, हमें पॉलिटी के बारे में पता चलता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके बारे में पता चलता है। तो ऑब्वियसली इसका एक एम ये भी हो सकता है कि इस गुड सिटीज़न बनाना। दूसरा कल्चरल हेरिटेज भी बच्चे के अंदर डेवलप करना। उसके बाद उसमें नेशनल इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने आप में सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 4। अब बात की जा रही है प्रोजेक्ट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, प्रोजेक्ट वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग इज़ मोर लास्टिंग लर्निंग। सेकेंड है इट एनेबल्स स्टूडेंट टू बी क्रिएटिव। इट एनेबल्स टीचर टू बी क्रिएटिव, तो टीचर को तो क्रिएटिव नहीं बनाता है, ठीक है। इट क्रिएट सम वर्क फॉर स्टूडेंट, सिर्फ काम देना ही प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता है, उसको सिर्फ क्रिएटिव बनाना ही नहीं होता है, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रोजेक्ट वर्क हमेशा कि बच्चा पढ़ कर के सीखे, ठीक है। तो करेगा तब सीखेगा, तो वो उसके लॉन्ग लास्टिंग उसके दिमाग में वो रहती है चीज़। तो इसलिए प्रोजेक्ट का मेन वर्क देने का यही मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ मोर लास्टिंग लर्निंग, ठीक है। वो बच्चे के देर तक दिमाग में रहती है। लेकिन प्रोजेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके गार्जियन या पेरेंट्स उसको बनाएं। ये होता है कि उसको हेल्प से बच्चा सीखे, और करके जब वो उस चीज़ को समझेगा तो वो उसके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में।
ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। इन द इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोशल साइंस शुड अवॉइड कंट्रोवर्शियल इशू, रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट्स व्यू, रिफ्लेक्ट द मेजॉरिटी ओपिनियन, या इंक्लूड एंड रिप्रेजेंट ऑल रिलीजन इन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये यहाँ से सारे ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है, और डायरेक्टली सीधा आपका आ जाता है कि वहाँ पे सारे तरह के रिलीजन और सोशल ग्रुप्स की बात की जाती है। एटलीस्ट जब एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें जब एग्जाम्पल्स भी लिए जाते हैं बच्चों के, तो कुछ मुस्लिम्स होते हैं, कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, कुछ नेम उनके ऐसे रखे जाते हैं कि उससे ये ना पता चले कि सिर्फ हम एक ही रिलीजन को ले रहे हैं। तो सारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट ली जाती है और सारी सोशल ग्रुप्स की बात की जाती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, तो उसमें हर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हटा दिया गया है क्योंकि अवॉइड कंट्रोवर्शियल इशू, ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं उठाए जाते, इश्यूज़ को उठा के उसको समझाया जाता है कि एक्चुअल में पहले क्या था और क्या नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट व्यूज़ रिफ्लेक्ट किए जाते हैं और उनके दोनों व्यूज़ भी बताए जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट द मेजॉरिटी ओपिनियन, तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका इंक्लूड एंड रिप्रेजेंट ऑल रिलीजन इन सोशल ग्रुप्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 11, विच इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा इज सिम्बलाइज्ड बाय व्हील इन इंडियन आर्ट। अब हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए, अभी तक आपके ज़्यादातर साइकोलॉजी और करंट अफेयर चल रहा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लाइफ ऑफ बुद्धा है, कौन सा इंसिडेंट सिम्बलाइज करता है व्हील को इंडियन आर्ट में, क्योंकि जो बुद्धा के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनको एक सिंबल्स दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हील की बात की जाए तो व्हील को उनके फर्स्ट जो ऑप्शन आपका है यही सही है, यहाँ पे फर्स्ट सरमन से ही इसको रिलेट किया गया है। जो उन्होंने पहला उपदेश कह सकते हैं कि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो जो पहला उपदेश दिया गया था, ठीक है, तो उपदेश दिया गया था उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में, जो कि कहाँ है, यूपी में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और सारनाथ कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम्स हैं इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना कि ये कहाँ से है। ठीक है, तो यूपी से है। फिर अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो बोधि मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, अब और इसकी हम बात करें महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण जो है आपका वो होता है जब उन्होंने अपनी महात्मा बुद्ध ने उन्होंने 29 ईयर्स में जब अपने घर को छोड़ा था। ठीक है, जो ग्रेट डिपार्चर उनका है तो उसको कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने अपनी 29 ईयर्स एज पे अपने घर को छोड़ दिया था, उसको हम एक टर्म देते हैं, उसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। और निर्वाण क्या होता है, जब उनकी डेथ हुई थी तो उसको एक टर्म दिया जाता है निर्वाण। ठीक है, जब और ये डेथ इनकी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, ये याद रखिएगा, कुशीनगर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ फर्स्ट सरमन। क्वेश्चन 12 देखते हैं। दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इज कन्फर्म्ड बाई हुज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गौतम बुद्धा थे वो लुम्बिनी में जन्म उन्होंने लिया। ठीक है, तो ये किस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है, तो ये अशोका इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि उनका जन्म या उनकी बर्थ जो हुई वो कहाँ हुई, लुम्बिनी में हुई। तो सीधा से इसका आंसर है अशोका। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है आपके प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए, तो ये भीमबेटका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भीमबेटका हमारा कहाँ है, भीमबेटका हमारा है मध्य प्रदेश में। ये भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे क्या मिलता है, रॉक शेल्टर्स भी देखे गए। रॉक शेल्टर्स आर इन द फूटहिल्स ऑफ द विंध्यास माउंटेन। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमें कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और भी आपका ये जैसे अदर ऑप्शन जो है, अमरावती की बात की गई है, फिर आपकी सांची की बात की गई है, तो आपकी जो अमरावती है यहाँ ये क्या है, कैपिटल है किसकी, आंध्र प्रदेश की। एक तो ये बात याद रखिए, ये कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। और जो सांची एक स्तूप है, तो सांची कहाँ पर है हमारा, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भीमबेटका में कहाँ मिला, मध्य प्रदेश में। सांची कहाँ मिला, मध्य प्रदेश। ये स्तूपा है और ये रिलेटेड है हमारे बुद्धिज़्म से। ठीक है,
स्तूप जो होते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का हमें राइट ऑप्शन क्या मिलता है? भीमबेटका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 14 की तरफ, जिसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द आत्मीय सभा। तो देखिए आत्मीय सभा रिलेटेड है राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है, इसके साथ हम और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो आत्मीय समाज से हमारा रिलेटेड है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, फिर बात करें प्रार्थना समाज की। ठीक है, तो देखिए प्रार्थना समाज से रिलेटेड हैं दो लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिल रहा है आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? हमारे प्रार्थना समाज, प्रार्थना करते थे ये लोग, प्रार्थना। ये आत्मीय समाज से कौन रिलेटेड है? राजा राम मोहन राय। लेकिन प्रार्थना से कौन रिलेटेड है? ये दो लोग, एक तो एमजी रनाडे और दूसरा आत्माराम पांडुरंग। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे इसकी बात कर ले। देखिए जब शुरुआत अगर आपके ऑप्शन में प्रार्थना समाज पूछा जा रहा है और ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग है तो आप उनको लगा देंगी। अगर एमजी रनाडे हैं सिर्फ ऑप्शन में और तीनों ऑप्शन अलग है और सिर्फ एमजी रनाडे तो आप उनको भी लगा देंगे। लेकिन अगर ये दोनों हैं तो आप प्रायोरिटी देंगे आत्माराम को। ठीक है, क्योंकि पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। अगर सही में देखा जाए तो फाउंडर मेन आत्माराम पांडुरंग जी ही हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब इसको बाद में एमजी रनाडे जी ने इसको ज्वाइन कर लिया था और इनके ज्वाइन करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रार्थना समाज के लिए। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ आत्माराम पांडुरंग है तो आप ये लगा देंगे, अगर सिर्फ एमजी रनाडे हैं तो आप ये लगा देंगे। लेकिन अगर ये दोनों हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आत्माराम पांडुरंग जी को, क्योंकि फाउंडर मेनली यही थे। एमजी रनाडे ने बाद में इसको आकर ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद ये उस टाइम पे इनकी वजह से बहुत फेमस हो गया था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, राजा राम मोहन राय की बात हम लोग कर ही चुके हैं कि ये आत्मा समाज से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर की। तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी कौन है? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं और इन्होंने जो ये फाउंडर हैं ब्रह्मो समाज के। ठीक है, ब्रह्मो समाज। ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई, ब्रह्मो समाज नहीं, ब्रह्मो समाज के अलग है, ये ब्रह्मो रिलीजन के फाउंडर हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ब्रह्मो रिलीजन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एमजी रनाडे प्रार्थना समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्मो रिलीजन और राजा राम मोहन रॉय किसके हैं? आत्मीय समाज। आत्माराम पांडुरंग जो है वो किसके हैं? आपके प्रार्थना समाज के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन हमें मिलता है राजा राम मोहन रॉय। अब अपने क्वेश्चन 15 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हुज वाइस रॉयलिटी वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 यानी कि लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग जो सेकेंड थे उनके टाइम पे जो हमारी कैपिटल थी वो कैलकाटा से शिफ्ट होकर दिल्ली हो गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड। ठीक है, कैलकाटा से दिल्ली इन्होंने ट्रांसफ़र कर ली थी। अब बात करें कि लॉर्ड रीडिंग की बात कर लें कि लॉर्ड रीडिंग ने क्या किया था। तो देखिए इन्होंने सिविल मैरिज बिल पास किया था। क्या पास किया था? सिविल मैरिज बिल। ठीक है, इन्होंने सिविल मैरिज बिल पास किया था और इन्हीं के टाइम पर चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, एक तो सिविल मैरिज बिल, दूसरी चौरी चौरा लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुआ है, चौरी चौरा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो इन्होंने क्या किया? बंगाल का पार्टीशन करवाया था 1905 में। सब जानते होंगे ये कि बंगाल पार्टीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड कैम्सफोर्ड की। तो इनके टाइम पर हुआ है जलियांवाला बाग। ठीक है, जो आप सबको पता है 1919 में हुआ, आपका 1919 में हुआ जलियांवाला बाग। ठीक है, और ये हत्याकांड जो हुआ था और डेट थी हमारी 13 अप्रैल, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड ने ट्रांसफ़र की किसको? कैपिटल को कैलकाटा टू दिल्ली। लॉर्ड रीडिंग ने सिविल मैरिज बिल पास किया और चौरी चौरा कांड इन्हीं के टाइम पर हुआ था।
फिर बात करें अगर लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल डिवीज़न किया 1905 में। फिर बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग कांड इन्हीं के टाइम पर हुआ था और डेट थी 13 अप्रैल। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन हुआ लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड। Which of the following मुगल एम्परर सेंट राजा राम मोहन रॉय टू लंदन एज हिज मैसेंजर? किस मुगल एम्परर ने राजा राम मोहन रॉय को एज ए मैसेंजर लंदन भेजा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है बहादुर शाह फर्स्ट, फिर है शाहजहां फर्स्ट, फिर है शाह आलम सेकेंड और फिर है अकबर सेकेंड। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा है अकबर सेकेंड। ठीक है, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर हिंदूज़ में विडो हो जाती थी, यानी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वो शादी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो भी शादी कर सके, इसलिए री मैरिज एक्ट आया, और जो कि पास किस साल में किया गया है, किस ईयर में किया गया है? तो वो पास हुआ है हमारा 1856 में। इसको आप ऐसे, तो 1857 हम याद कर सकते हैं कि जो हमारी 1857 में हमारा जो संग्राम हुआ था, उससे एक साल पहले क्या हुआ है, हिंदू रीमैरिज एक्ट आया है। ठीक है, तो और इनको जो ड्राफ्ट किया था इस मैरिज एक्ट को, वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगर बात करें ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, ड्राफ्ट किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, लेकिन इसे जो पास करवाया वो करवाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कैनिंग ने इसे क्या करवाया, पास करवाया, लेकिन डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग की थी। ठीक है, तो कई बातें हमने यहाँ पे पढ़ी हिंदू रीमैरिज एक्ट के बारे में कि ये कब पास हुआ, 1856 में। 1857 की क्रांति से एक साल पहले ये पास हुआ। किसने ड्राफ्टिंग की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और किसने पास किया इसे पास करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, Who was the ruler of India at the time of establishment of East India Company? तो जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिश हुआ उस टाइम पे कौन रूलर था? तो उस टाइम पे आपका रूलर था अकबर। ठीक है, याद रखिएगा अकबर उस टाइम का रूलर था, जिनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जहांगीर का भी नहीं है और औरंगज़ेब का भी नहीं है। अच्छा, ये आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं। एक बात बताना है कि इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप लोग कमेंट करने से पहले या वीडियो को समझने से पहले, शुरू करने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन कर दिया जाता है। जो भी करेक्शन होता है वो पिन कर दिया जाता है, तो पहले उसे देख लिया करिए ताकि आपको जो भी नॉलेज मिले वो गलत ना मिले। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि दिमाग में कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेख निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसिपल ऑफ हुम फॉलोइंग सूफी सेंट्स? इनमें से किसके सूफी सेंट्स के डिसिपल थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया? तो इसका राइट ऑप्शन है बाबा फरीद गंजे शकर। ठीक है, यानी कि अगर हम हायरार्की में बात करें तो सबसे पहले आएंगे बाबा फरीदगंज शकर। इनके डिसिपल थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, जिनकी मज़ार दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन औलिया। और इनके जो डिसिपल थे वो थे अमीर खुसरो। ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा राजाओं या किंग्स के दरबार में रहे हुए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और बहुत ही नॉलेजेबल थे ये। ठीक है, इनकी शुरुआत बलबन से हुई थी, बलबन के दरबार से इनकी शुरुआत हुई थी, तब इन्होंने सब अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात करते हैं क्वेश्चन 19 की, इसका ऑप्शन बाबा है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। 20 क्वेश्चन 20 हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर वॉज फेमस एज ए कलंदर? कलंदर के नाम से कौन सा एम्परर मुगलों में फेमस था? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, फिर है बाबर, फिर है हुमायूं और फिर है शाहजहां। तो जो बाबर थे उनको एक टर्म दिया जाता था फेमस, उनको कलंदर कहा जाता था। ठीक है, तो ये हुआ राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड, बाबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो किसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है? तो उसमें हमारा आ जाता है नागालैंड, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 22 हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर? हैदराबाद किस नदी के किनारे सिचुएट है उसकी पोजीशन? ठीक है, तो वो है हमारी मूसी। मूसी रिवर के किनारे हमारा
हैदराबाद है। ठीक है, तो और भी हम देख लेते हैं कि गोदावरी के किनारे कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है नासिक। ठीक है, गोदावरी से रिलेटेड कौन है, आपका नासिक है, जो कि क्या है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में नासिक जो है वो गोदावरी रिवर के किनारे है। मूसी की बात अभी हम लोग कर ही चुके हैं, हैदराबाद। अब हम बात कर लेते हैं महानदी की। तो महानदी के किनारे है आपका कटक, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, अब लास्ट है कृष्णा। कृष्णा के किनारे है अमरावती। अमरावती किस स्टेट के अंदर आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, और ये किसकी कैपिटल भी है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 का राइट ऑप्शन हमें मिला मूसी। कोल की बात करें, कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो रॉक्स हैं इससे रिलेटेड आपको एक स्पेशल वीडियो करंट अफेयर की मिल जाएगी, आप उससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये घूम घूम के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में और भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा, थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी सबसे पहले कौन सी रॉक होती है, जो भी हमारा वोल्केनो होता है और वोल्केनो इरप्शन होता है, तो उससे जो निकल के ये जब ठंडा हो जाता है तो हमारी रॉक्स तैयार होती हैं। तो जो फर्स्ट रॉक तैयार होती है वो होती है इग्नियस। ठीक है, इससे इग्नियस बनती है, इग्नियस से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, और मेटामॉर्फिक से बनती है लास्ट में हमारी सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे अब इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए आप लोग अलग वीडियो देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो टर्म पूछे जाते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक जैसे यहाँ पे कोल का एग्जांपल लिया गया है, तो वैसे मार्बल इसका एग्जांपल हो जाता है, मार्बल और स्लेट। ठीक है, मार्बल, स्लेट, ये याद रखिएगा। इग्नियस की अगर बात करें तो ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, ये सब पूछा जाता है। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। और जो सेडिमेंट्री है उसका एक तो हमने पढ़ ही लिया कि कोल होता है, कोल के अलावा हमारा सैंडस्टोन होता है और लाइमस्टोन भी होता है। ठीक है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, दो हैं, मार्बल और स्लेट। इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक का हमारा क्या हो जाता है, इग्नियस का हमारा हो जाता है ग्रेनाइट और बसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो कोल हो गया, और सैंडस्टोन है लाइमस्टोन। ठीक है, क्वेश्चन 23 का राइट ऑप्शन हमें मिला थर्ड। क्वेश्चन 24, टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स आर। ठीक है, तो जो दो प्लैनेट्स हैं जिनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो वो हमारे हैं मरकरी एंड विनस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन हुआ थर्ड। अब बात कर लें, और एक बार आप लोग सारे प्लैनेट्स पढ़ लीजिए ताकि ध्यान रहे। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मरकरी आ जाता है हमारा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नूडल, आपको पता होगा। तो मरकरी में ई ज़रूर लगा देगा, वरना मार्स से कंफ्यूज हो जाएगा। तो मरकरी, फिर विनस आ जाती है, फिर आती है आपकी अर्थ, माई वेरी इफिशिएंट मदर यानी कि मार्स, मदर्स जस्ट सर्व्स अस नूडल्स। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं, आपका सन इधर रहता है। ठीक है, अब आपको अगर ये पता होगा तो आप हर हालत में इसको जवाब दे पाएंगे। अब हमें यहाँ पूछा था कि कौन सा प्लैनेट है जिनके सैटेलाइट्स नहीं हैं, तो वो थे हमारे यानी कि फर्स्ट टू, इनके सैटेलाइट नहीं। और फिर अर्थ की बात करें तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हम सब जानते हैं, मून। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मून। और उसके बाद अगर हम बात करें, उनको सिस्टर कहा जाता है, दो प्लैनेट हैं उनको क्या कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है। तो वो हैं विनस और अर्थ, इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 24 का राइट ऑप्शन हमें मिला थर्ड, मरकरी एंड विनस। अब बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, जो कि कहाँ लोकेट है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अरेबियन सी, दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल, फिर हमारा है पैसिफिक ओशन, और फिर है हमारा इंडियन ओशन। तो देखिए, अरेबियन सी आपका इस तरफ आ जाता है और इस तरफ आपका आ जाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हमारा जो अरेबियन सी है वहाँ पर होता है लक्षद्वीप आइलैंड, याद रखिएगा। लक्षद्वीप आइलैंड किधर है, अरेबियन सी की तरफ है, लोकेट करता है। और अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की, तो यहाँ पे दूसरा आइलैंड हमें मिल जाता है,
अंडमान एंड निकोबार ठीक है। तो इसका हमें राइट ऑप्शन मिल गया अरेबियन सी। लक्षद्वीप, अरेबियन सी, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन 26, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। किसे ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है उसको कहा जाता है ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसके लिए? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रूट का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, ये बात ज़रूरी है, याद रखिएगा। ऑर्चार्ड इसीलिए इसको यहाँ पे टर्म दिया जाता है, वो वर्ल्ड का ऑर्चार्ड कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये यहाँ पे किसका कल्टीवेशन होता है? यहाँ पे कल्टीवेशन होता है फ्रूट का। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 का राइट ऑप्शन हुआ मेडिटेरेनियन रीजन। क्वेश्चन 27, इसमें बात की गई है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड रूफ ऑफ द बर्ड। ठीक है, रूफ ऑफ द बर्ड किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द बर्ड कहा जाता है पामीर को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पर है यही राइट हो जाता है, पामीर। ठीक है, अगर हम मैप बनाते हैं काम भर का बस समझने के लिए, तो आपका जो पामीर आता है वो इधर आता है। ठीक है, और जो आपका अरावली है, अरावली आपका आ जाता है, ये आपकी दिल्ली वाला जो पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये इस रीजन में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये आपकी जो वो हैं सतपुड़ा और विंध्यास, वो आपकी इधर इस रेंज पे आ जाएंगी। ठीक है, ये कुछ ये पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, तो ये आइडिया के लिए इसको बता दीजिए, एग्जैक्ट आप मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का राइट ऑप्शन हुआ पामीर। फिर आप क्वेश्चन 28 की बात करेंगे। डेजर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। तो जब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट की बात आएगी तो वो हो जाएगा आपका सहारा। ठीक है, ठीक है, सहारा आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट है। अब इसके अलावा भी इसके हम और डिटेल कर लेते हैं, ये आपके लाइन से हैं। तो ये एक बात ये याद रखिए, जो सहारा डेजर्ट है वो कैसा है? डेजर्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉट होता है और एक होता है कोल्ड। तो जो सहारा है वो हमारा हॉट डेजर्ट है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वो कालाहारी है, ये भी हमारा हॉट डेजर्ट है। फिर हम बात करेंगे थर्ड, तो गोबी, जी ऐसे बनता है तो, और ये ऐसे सी हमारा बनता है, तो ये कैसा डेजर्ट है? हमारा कोल्ड डेजर्ट है। फिर लास्ट हम थार की बात करेंगे, तो ये हॉट है। यानी कि सारे इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, सहारा, कालाहारी और थार, ये हॉट है। और गोबी जो है वो हमारा क्या है? कोल्ड है। जी से गोबी और जी की तरह ही हमारा सी बनता है, तो कोल्ड इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा। अब इसकी डिटेल कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे बात की वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी कि अभी हमारा क्वेश्चन था ही, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या है? सहारा है, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में। और ये हॉटेस्ट है, इससे ज़्यादा गर्म कहीं भी नहीं होती। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या है? हॉटेस्ट है। तो एक टर्म याद रखिएगा, हॉटेस्ट। ठीक है, हॉटेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कालाहारी। ये भी हमारा कहाँ है? अफ्रीका में ही है, लेकिन ये अफ्रीका के साउथ पोर्शन में है। ठीक है, अफ्रीका के अफ्रीका हमारा क्या है? कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ में ये हमें मिलता है कालाहारी। यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें 2 डेजर्ट मिले, एक तो, और दोनों कैसे हैं? हॉट हैं। ठीक है, हॉट हैं, तो हॉट के साथ अगर सहारा की बात करें तो वो हॉटेस्ट है और वर्ल्ड लार्जेस्ट भी डेजर्ट है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है और हॉटेस्ट है। कालाहारा की बात करें तो वो हॉट है और साउथ अफ्रीका में भी वो है। गोबी की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कैसा है? हमारा कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें 2 पोर्शन में मिलता है, एक तो मंगोलिया और एक आपका चाइना। ठीक है, चाइना हमारे जस्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है, तो चाइना एंड मंगोलिया के बीच में, मतलब दोनों जगह ये मिलता है, मंगोलिया एंड चाइना। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट अपने थार डेजर्ट की बात करें तो थार जो डेजर्ट है ये एशिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, क्योंकि यह इंडिया में भी मिलेगा और आपके इधर पाकिस्तान रीजन में मिलेगा, तो ये एशिया में भी आपका आ जाता है पूरा। तो ये एशिया में अगर पूछा जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट तो सहारा रहेगा, लेकिन अगर एशिया का लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका थार। ये याद रखिएगा कि ये एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट है। ठीक है, और कुछ पोर्शन ये बताया जा चुका है। और इसमें पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी डेजर्ट में है तो वो है थार।
ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी डेजर्ट में है तो थार में, क्योंकि पॉपुलेशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो डेजर्ट्स होते हैं वो या तो बहुत ठंडे और या तो बहुत गर्म होते हैं, तो वहाँ गर्मी की वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। लेकिन थार ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है, ठीक है। और यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब में डेजर्ट मिलते हैं, लेकिन यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। यूरोप नो डेजर्ट, ठीक है। एक बार फिर से पूरी जो इन्फॉर्मेशन है रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपना एक बार ये क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेंगे। सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये हॉट है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, इससे बड़ा कोई भी डेजर्ट नहीं है सहारा, ठीक है। फिर बात करें किस कॉन्टिनेंट में, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और ये हॉटेस्ट है, इससे ज़्यादा गर्म कोई भी नहीं है। फिर बात करें कालाहारी की, तो ये भी हॉट डेजर्ट के अंदर आता है, ये साउथ अफ्रीका में है। फिर गोबी जो है हमारा कोल्ड डेजर्ट है और ये कहाँ पर है, मंगोलिया एंड चाइना में है। थार डेजर्ट हमारे एशिया में आ जाता है, ये हमारे इंडिया में भी मिलता है और पाकिस्तान में, ठीक है। तो एशिया में आ जाता है थार डेजर्ट। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे सर्वाइव करती है। ये हमारा हॉट डेजर्ट है और ये लार्जेस्ट है एशिया का। और ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है तो वो है यूरोप, ठीक है। अपने क्वेश्चन में यही था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, तो हम उसका आंसर रखेंगे सहारा, ठीक है। अगर पूछा था एशिया में सबसे बड़ा तो नाम दिया जाता थार, ठीक है। तो हमने इससे काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, पकल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर है, तो ये हमारे है जम्मू कश्मीर रीजन में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। अब आपको एक काम करना है, झारखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिखना है, उत्तराखंड और कर्नाटका में, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन होता है फर्स्ट ऑप्शन 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप वीट नहीं है, यानी कि हम बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप कौन हुई, हमारी टी हुई, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप टी हुई, कॉफ़ी हुई और रबर हुई, ठीक है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप वो होती हैं जिनका फूड में यूज़ नहीं होता, मतलब ये खाना हमारा नहीं है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारे टेस्ट के लिए होती है, जैसे टी हो गई या कॉफ़ी हो गई या रबर है, तो ये किस तरह की क्रॉप कहलाती है, प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। और जो एज ए फूड यूज़ होती हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, तो ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं कहलाती है, ठीक है। ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो क्वेश्चन 30 का राइट ऑप्शन हमें मिलता है थर्ड। हेडक्वार्टर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज सिचुएटेड इन, तो ये हमारा है ब्रुसेल्स में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो सिचुएटेड है ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन 32, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं, तो वो हैं 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई। क्वेश्चन 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए इसमें से हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डेमोक्रेटिक, दूसरा मिलता है हमें सेक्युलरिज्म, थर्ड है सोशलिज्म और फोर्थ है फ्यूडलिज्म। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है वो क्या है, हमारा फ्यूडलिज्म इसका पार्ट नहीं है, यानी कि इसके अंदर डेमोक्रेटिक भी आता है, सेक्युलरिज्म भी आता है और सोशलिज्म भी आता है। इसके लिए आप हमारा वीडियो करंट अफेयर का देख सकते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको बना के दे दिया जाएगा जिससे आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एक इस पर वीडियो बन चुका है कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो उस पर वीडियो बन चुका है और इस पर आपको एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 34, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी या पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इसमें से एड कौन सी होती है टीचिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट है वर्क सिलेक्शन, फिर है लेक्चर, बिल्कुल भी नहीं, ऑडियो विजुअल एंड डिबेट। तो ऑडियो विजुअल मतलब यहाँ पे हम उस सेट को बेस्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई भी ऑप्शंस हो सकते थे, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उस एट को हम बेस्ट कहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों, ठीक है। इसमें जो आपकी है यहाँ पे एक डेफिनेशन बोली जाती है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा, तो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, तो इसीलिए कहा गया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करेंगे हम
उतनी ज़्यादा नॉलेज हमें मिलेगी। मतलब अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारे हाथ पैर भी चल रहे हैं, ठीक है, स्किन भी महसूस कर रही है कि क्या हम कर रहे हैं, उसके बाद आइज़ देख रही हैं, ठीक है, हमारी आइज़ भी देख रही हैं, हमारी ईयर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम फील भी कर रहे हैं उसको, हम और हमारा माइंड भी एक्टिव है। तो जितनी ऐसी एड का यूज़ किया जाए जिसमें हमारे सेंसेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारा बेस्ट एड रहती है। तो यहाँ पे ऑडियो मतलब हम सुन सकते हैं और विजुअल मतलब देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है किसी पिक्चर के थ्रू दिखाया जाए तो वो आपको माइंड में जल्दी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ऑडियो विजुअल है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होता है उस एड को हम बेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन 35 की बात करें, विच सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। तो हिस्ट्री तो इंक्लूडेड है, पॉलिटिकल साइंस भी है, लेकिन फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, बीएड में भी पढ़ते हैं और भी आगे जो लेवल हमारा बढ़ता है तो उसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे यही हो जाता है थर्ड, क्योंकि ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, हमारे पास ज्योग्राफी भी रहती है। तो क्वेश्चन 35 का राइट ऑप्शन होता है फिलोसफी। क्वेश्चन 36, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट मेंबर कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन हमें मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड और बात कर लेते हैं। तो अब इनके बारे में अगर कहें तो ये हमारे क्या थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ये थे, ठीक है। लेकिन अगर हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये हमारे टेम्परेरी चेयरमैन बने थे, ठीक है। उसके बाद परमानेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे, ठीक है। तो इनको कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने रिजोल्यूशन दिया था। इन्होंने ये दिया था 13 दिसंबर 1946 को, और जो कि आगे चल के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका प्रियम्बल बना, उसमें मैक्सिमम चीज़ें उसकी ली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो एक, क्योंकि जो प्रियम्बल होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक समरी है कि इसके अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी हमारी एक बुक होती है, होली बुक है ये एक तरह की कह सकते हैं। तो प्रियम्बल जो है हमारी पूरी बुक का एक समरी है जो बताती है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये किस पे बेस्ड है, ये जवाहरलाल नेहरू ने जब ऑब्जेक्टिव दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 1946 को जब उन्होंने दिया था तो उसी के बेस पर ये प्रियम्बल तैयार किया गया। तो इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर के एम मुंशी की। तो डॉक्टर के एम मुंशी जो हमारी ड्राफ्टिंग बहुत सारी कमिटीज़ थी, उसमें से जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें ये एक मेंबर थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये एक मेंबर थे डॉक्टर के एम मुंशी। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे, तो एक बार आप इसको सुन लीजिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी थे, बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, एम सादुल्ला थे, बी एल मीटर थे और डी पी खेतान थे, ठीक है। ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसमें से एक कौन है, हमारे के एम मुंशी जी हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे परमानेंट मेंबर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये टेम्परेरी चेयरमैन थे। फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया, कब दिया, 13 दिसंबर 1946 को। इसने आगे शक्ल ली प्रियम्बल की, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्टिव पार्ट है, उसकी समरी है, ठीक है। फिर हम फोर्थ की बात करें, डॉक्टर के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक डॉक्टर के एम मुंशी थे। क्वेश्चन 27, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट हु हैज़ टू परफॉर्म प्रेसिडेंशियल फंक्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर हमारा प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पे उनके फंक्शन को कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। अब बात अगर करें हम कि इस टाइम पे यूपी के गवर्नर कौन है, तो यूपी के गवर्नर जो है हमारी एक लेडी हैं और वुमेन है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो सबको पता है मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। फिर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वेंकैया नायडू जो हैं वो हमारे क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और चीफ जस्टिस की बात करें तो वो एन वी रमन जी हैं,
ठीक है, एन वी रमन, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है। तो क्वेश्चन 37 का राइट ऑप्शन हमें मिलता है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 38, इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर ट्रीटीज, तो वो है पीटीबीटी की, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आपका हो जाता है। क्वेश्चन 39 की बात करें, इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड यूएन मेडल रिसेंटली फॉर देयर पीस कीपिंग वर्क्स इन, तो ये दिया गया है साउथ सूडान को, ठीक है। तो क्वेश्चन 39 का राइट ऑप्शन हुआ साउथ सूडान। आपका ये 2018 का पेपर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये आंसर्स इसको दिए जा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 40, विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएनओ, इसमें से कौन सी एक एजेंसी नहीं है, तो पढ़ लेते हैं हम। ये नहीं टर्म नॉट जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे गलती हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ का पार्ट है। फिर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पार्ट है। फिर थर्ड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसका पार्ट है। फिर फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो है ये इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए हमें यही पूछा गया है कि इसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन 40 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4। क्वेश्चन 41 की बात करें, विच फर्टिलाइज़र, कौन सा फर्टिलाइज़र को नाम दिया जाता है किसान खाद, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइज़र इसमें लिखे हुए हैं। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फिर हमारा है कैल्शियम नाइट्रेट, फिर हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और फिर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो हमारी क्या है, किसान खाद है, CAN। ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं, ये क्या है, किसान की खाद है, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। 41 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 3। 42, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, यानी कि हेक्टेयर यूनिट ली गई और सेंटीमीटर यूनिट ली गई। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हुआ फर्स्ट, यानी कि 10⁵ लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ये मिल गया हमें फर्स्ट। क्वेश्चन 43, बनाना इज प्रोपोगेटेड, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो लीव से प्रोपोगेट करती हैं, कुछ होती हैं जो सीड से प्रोपोगेट करती हैं, कुछ होती हैं जो स्टेम से करती हैं और कुछ होती हैं तो सकर से करती हैं। अब हम यहाँ पे जब पढ़ ही रहे हैं तो ऑप्शन से देख लेते हैं कि लीव से कौन प्रोपोगेट करता है। तो देखिए एक होती है ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम होते हैं, उनकी अगर लीफ आप लेके मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो उससे क्या हो जाते हैं, आपके पूरा प्लांट आगे फर्दर डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो पोर्शन प्रोपोगेट करता है वो क्या है, लीफ है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइलम और ये वो भी कहलाता है, इसका कॉमन नेम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया ब्रायोफाइलम। बाय लीफ अगर हम देखें कौन प्रोपोगेट करता है तो ब्रायोफाइलम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर हम सीड की, तो सीड हमारा, सीड से बहुत सी चीज़ें करती हैं, कोई भी हम ऑप्शन ले लेते हैं, ग्राम ले लेते हैं, चना है या कोई भी चीज़ ले लेते हैं, तो वो ज़्यादातर सब चीज़ें, या धनिया कोरिएंडर ले लेते हैं, तो वो सब किससे प्रोपोगेट करती हैं, सीड से करती हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टेम से, तो स्टेम से आपका जो रोज़ होता है वो करता है, रोज़, और भी बहुत सी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं सकर्स, सकर्स से बनाना, ठीक है। तो जो सकर्स होते हैं उनसे कौन प्रोपोगेट करता है, बनाना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सकर्स। इसके जो स्टेम होता है, स्टेम के पास इस तरह की चीज़, ऐसे अपेंडेजेस निकली होती हैं, ठीक है, उसी से क्या होता है, ये बनाना का प्लांट प्रोपोगेट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमें मिला बनाना, ठीक है। देखिए इसका नाम याद आ गया, पत्थर चटा। ब्रायोफाइलम का जो कॉमन नेम जनरल जो लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, पत्थर चटा, इस तरह से ये मिलता है, पत्थर चटा, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पत्थर चटा, ठीक है। तो बनाना इज प्रोपोगेटेड बाय सकर्स। क्वेश्चन 44, कौन सा फर्टिलाइज़र हाइग्रोस्कोपिक है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। देखिए इसमें से सारे जो हैं वो आपके इनऑर्गेनिक हैं, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन जो यूरिया है वो आपका ऑर्गेनिक है। तो यही सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वाटर को अपने अंदर ले लेता है। क्वेश्चन 45, विच इज़ द सुटेबल स्टेज ऑफ द ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड। तो जो मतलब हम ग्रीन मैन्योर डालने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो कब होता है, प्री फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावर आने से पहले की जो स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा
अच्छी होती है, इंपॉर्टेंट होती है मैन्योरिंग करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 46, इन फ्रूट जूस शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड बाय। तो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन रिफ्रैक्टोमीटर के थ्रू मेजर की जाती है। ठीक है। इसमें पोटोमीटर से क्या किया जाता है, इसमें आपके ट्रांसपिरेशन को चेक किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन। तो क्वेश्चन 46 का राइट ऑप्शन है रिफ्रैक्टोमीटर। 47 की बात करें, द मेन रोल इन पेक्टिन इन जेली मेकिंग इज। क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ फ्रूट जूस, फिर स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट जूस, स्टेनिंग ऑफ फ्रूट जूस और कलरिंग ऑफ फ्रूट जूस। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होता है फर्स्ट, यानी कि कोगुलेशन ऑफ फ्रूट जूस। ठीक है। जो पेक्टिन को यूज़ किया जाता है जेली को, वो किसके लिए, कोगुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 48, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटो। इसमें से कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है टोमेटो के कलर यानी कि रेड के लिए, तो वो है हमारा लाइकोपीन। ठीक है, ये रेड कलर यानी कि टोमेटो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात कर लें तो साइनाइड की अगर हम बात करें, साइनाइड ऐसा होता है इसमें कि आपके टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा। तो साइनाइड की बात ये हो गई। और एंथोसाइनिन की बात करें तो ये रेड, पर्पल, बहुत सारे कलर देता है। रेड हो गया, ठीक है, पर्पल हो गया और आपका ब्लू हो गया। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो आपकी ब्लैकबेरी है, चेरीज़ हैं, ठीक है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा एंथोसाइनिन। अब बात करेंगे ज़ेंथोफिल की, तो वो येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो पिगमेंट के लिए, जो कि हमारी लीव्स मिलता है, कैप्सिकम वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑप्शन। क्वेश्चन 48 का राइट ऑप्शन हुआ लाइकोपीन। क्वेश्चन 29 की बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है लेमन फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ। तो सिट्रिक एसिड का रिच सोर्स होता है लेमन। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड की बात हमने कर ली। लेमन या सिट्रस फ्रूट में ये हमें देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। अब हम आगे बात कर लेते हैं टार्ट्रिक एसिड की। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड हमें किस में मिलेगा, पपाया में मिलेगा। पपाया हो गया, पीच हो गया, पेयर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सब में ये मिलता है। मैलिक एसिड की बात करें तो ये ग्रेप्स में मिलेगा, वाटरमेलन में मिलेगा, ठीक है, कैरेट में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा। फिर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये हमें मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा कौन सा होता है, बैक्टीरिया हमारा है एसिडोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम में ये देखने को मिलता है। एसिडोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 49 का राइट ऑप्शन मिल चुका है सिट्रिक एसिड। अब बात करते हैं क्वेश्चन 50 की, वेयर इज़ द सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी सिचुएटेड। ठीक है, तो ये कहाँ हमारा है, ये हमारी है नागपुर में। ठीक है, एगमार्क लैब जो है वो क्या करती है, क्वालिटी, जो फूड की क्वालिटी होती है उसको चेक करती है। ठीक है, क्वेश्चन 51, विच आर द कांस्टेंट अचल स्वर। इसमें से कौन सा कांस्टेंट अचल स्वर है, तो वो आपका है सा पा। सा पा आपका कांस्टेंट अचल स्वर है। 52 की बात करें, व्हाट इज़ द थाट ऑफ राग यमन। ठीक है, तो इसका आपका है कल्याण आंसर। ठीक है, कल्याण जो ऑप्शन है वो है हमारा थाट ऑफ राग यमन। इन म्यूजिक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इक्वल स्पीड इज कॉल्ड लय। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस स्पीड होती है म्यूजिक में उसको क्या कहा जाता है, लय कहा जाता है। फिर बात है गा मा पा नी नी सा नी धा पा मा पा ग म गा। दिस स्वर ग्रुप इज नोन एज। तो इस स्वर को क्या कहा जाता है, राग विहाग, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, राग विहाग। 55 की बात करें, हु इज़ द राइटर ऑफ झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको जिन्होंने दिया था वो हैं आपके श्यामल गुप्ता प्रसाद। ठीक है, तो देखते हैं और किसने क्या दिया है, पहले इनको देख लेते हैं। ये रहे ये, तो इन्होंने क्या दिया था, झंडा ज्ञान विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब बात कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है मधुशाला के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या दी थी, मधुशाला, अग्निपथ, ये सब इन्होंने दी थी। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के फादर थे। और अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन दिया था, हमारा राष्ट्रगान दिया था जनगणमन। और हरिशंकर परसाई की बात करें तो उन्होंने भूत के पाँव पीछे, इनकी एक है, उन्होंने उसको दिया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर से हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के फादर, उन्होंने बहुत सी अपनी दी हैं, जिसमें से एक है मधुशाला और अग्निपथ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन राष्ट्रगान दिया था। श्यामल गुप्ता प्रसाद ने झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊपर है हमारा, दिया था।
उसके बाद हरिशंकर प्रसाई की बात करें तो उन्होंने क्या दिया, भूत के पाँव पीछे। ठीक है। क्वेश्चन 56 की बात करें, हार्मोन रिलीज बाय थायराइड। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो दो तरह की होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, ये 2 तरह की ग्लैंड होती हैं। तो यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, यानी कि थायराइड की। ठीक है, इस तरह की हमारी बहुत सी ग्लैंड होती है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है हमारी थायराइड। तो जो थायराइड है वो हमेशा कौन सा हार्मोन को रिलीज़ करती है, थायरॉक्सिन को रिलीज़ करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन हमारी कौन सी ग्लैंड करती है, देखिए ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंसुलिन सेक्रेट करती है वो होती है हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि उसके अंदर दोनों ही मैटर होते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, तभी उसको मिक्स्ड नाम दिया जाता है। यही हमारी बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, उसका नाम है पेनक्रियास। ठीक है, ये पेनक्रियास जो होती है हमारी, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो हमारी बॉडी की लिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो कौन है, पेनक्रियास है, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है। और ये क्या सेक्रेट करती है, इंसुलिन को सेक्रेट करती है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि लिवर जो है वो एक हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर क्या है, हमारी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और पेनक्रियास जो है आपकी मिक्स ग्लैंड है। लिवर हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड लार्जेस्ट हमारी पेनक्रियास है, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, जो कि क्या सेक्रेट करती है, इंसुलिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57. What is used as a medium of cooking in which of the following methods? ठीक है, वाटर को यूज़ किया जाता है मीडियम में, किसके, कुकिंग के किस मीडियम में, किस मेथड में वाटर को यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्ट्यूइंग में भी यूज़ किया जाता है, सिमरिंग में भी और बॉइलिंग में भी, यानी कि इसका ऑप्शन 4 राइट होता है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट 58 की तरफ। मेथड इन्वॉल्व इन ढोकला प्रिपरेशन। ढोकला प्रिपरेशन के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो है फर्मेंटेशन। तो सीधे ऑप्शन देखते हैं अपना, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years to 6 years ऑफ एज इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, 2 years से 6 years की एज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चाइल्डहुड। तो हमें ऑप्शन अपना मिलता है थर्ड, चाइल्डहुड, यानी कि हमारी ये एज होती है 2 साल से 6 साल तक की एज को नाम दिया जाता है चाइल्डहुड। ये पेडागोजी का पोर्शन है आपका। क्वेश्चन 60, रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस हैं, फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल है, और पेस्टिसाइड्स। ये सारे ऑप्शन राइट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 60 का राइट ऑप्शन मिला ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। कोई भी इशू लगे उसको बताइएगा, उसको अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप बता सकते हैं, हम उसको देखेंगे और उसको सही करेंगे। और आपके लिए यही है, कहना है कि आप इसको पढ़ते रहिए कंटिन्यू, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर कोई भी करेक्शन होता है तो उसमें मेंशन कर दिया जाता है। वैसे ऐसा नहीं होता, लेकिन आप फिर भी उसको देख लीजिएगा ताकि आपको गलत नॉलेज ना मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।